हेलो दोस्तों, मैं पुनीत कुमार, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग चैप्टर 1 साइंस का क्लास 9 का हमारे आसपास के पदार्थ, इसका पहला चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। तो इसका हम लोग सबसे लास्ट जो चैप्टर खत्म होता है, लास्ट का जो प्रश्न उत्तर रहता है, वो आज हम लोग 2 वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे और पूरे अच्छा से आप लोग को डिस्क्राइब करेंगे, मतलब अच्छे से बताएंगे, ताकि आप लोग को बिना ही पढ़े भी क्या हो जाए, माइंड में स्टार्ट चला जाए। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल पर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को हम लोग लेट नहीं करते हैं, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन क्या देख रहे हैं कि केल्विन को सेल्सियस में बदलना और सेल्सियस को केल्विन में, है ना। सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। मतलब केल्विन में है तो उसको किस में चेंज करना है हम लोग को, तो सेल्सियस में चेंज करना है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, और बहुत आसान है। चलिए बनाते हैं। हम लोग को किस में चेंज करना है, सेल्सियस में। तो क्या लिखेंगे, सेल्सियस ताप बराबर केल्विन ताप माइनस 273। ठीक है, क्या करना है, 273 273 को क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो केल्विन हम लोग को दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 293 माइनस 273। तो 293 में से 273 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20। तो ये 20 क्या हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, तो ये 20 डिग्री आ गया सेल्सियस, तब क्या आ गया, 20 डिग्री सेल्सियस। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 400। तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। सेल्सियस ताप बराबर केल्विन ताप माइनस 273। ठीक है, सब में कितना माइनस करना है, 273 को ही माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ 470 माइनस 273। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो गया 7, फिर 16, 16 में से 7 जाएगा तो आपका हो जाएगा ये 9, है ना, और ये बच गया 3, 3 में से 1, तो 197 डिग्री सेल्सियस। ये क्या आ गया हम लोग का सेल्सियस ताप। ठीक है, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। तो इसमें क्या करना है, केल्विन में चेंज करना है। पहला नंबर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा केल्विन ताप बराबर सेल्सियस ताप, ऊपर वाला में क्या किया थे हम लोग, माइनस, इसमें क्या करना है, प्लस। ठीक है, प्लस 273, 273 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो सेल्सियस ताप क्या दिया हुआ हम लोग को, 25, 25 प्लस 273। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 298। ठीक है, तो ये 298 क्या आ गया, केल्विन ताप, तो 298 के। दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन क्या है, सेम वैसे ही बनेगा, केल्विन ताप बराबर सेल्सियस ताप प्लस 273। ठीक है, सेल्सियस ताप दिया हुआ है 373 प्लस 273, जोड़ेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, 6, 7 दूनी 14 और 3 2 5 1 6, 646 केल्विन। ठीक है, तो इतना ही आसान था और ये
आता ही आता है 1 नंबर क्वेश्चन में, 2 नंबर क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेल्सियस को केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने या फिर सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है, ठीक है। तो ये पहला और दूसरा नंबर क्या बता रहा है कि निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। मतलब यहाँ दो प्रश्न दिया हुआ है, उसका क्या बताना है कि कारण, कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या क्वेश्चन पूछा कि नेपथलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। मतलब नेपथलीन की गोली आप लोग देखे ही होंगे, छोटा सा व्हाइट रहता है, जिसको फिनाइल की गोली भी कहते हैं। वो कपड़ा में रखा जाता है ताकि कपड़ा कीड़ा न खाए, है ना। तो वो नेपथलीन की गोलियां जो होती है, उसको अगर खुला में छोड़ दें तो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो क्या होता है उसके साथ कि नेपथलीन एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, ठीक है। ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है जिसका समय के साथ आसानी से ऊर्ध्वपतन हो जाता है। मतलब वो क्या है कि बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, गैस में, ठीक है। ठोस से डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, गैस में। तो उसलिए उसका क्या होता है, वो क्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। तो नेपथलीन की गोलियां डायरेक्ट ऐसा ही क्रिया करती है, तो इसलिए उसका क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपतन हो जाता है। तो इसलिए वो समय के साथ क्या हो जाते हैं, गायब हो जाता है, ठीक है। अगला क्या है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। इत्र का मतलब होता है सेंट, है ना। तो सेंट कोई भी व्यक्ति जब लगाता है तो हमारे आसपास से गुजरता है या तो फिर बहुत देर तक क्या होता है, महकते रहता है। मतलब जो उसका स्मेल रहता है, जो गंध रहता है, वो आसपास हमारे नाकों में आते रहता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो उसका क्या कारण है कि इत्र में वाष्पीकरण की दर बहुत अधिक होती है। मतलब वो जल्दी से क्या होता है, वाष्पीकरण हो जाता है और यह आसानी से वायु में विसरित हो जाती है। विसरित होना मतलब फैल जाना, ठीक है। तो वायु में इत्र जो होता है वो आसानी से क्या होता है, फैल जाता है। अतः इसकी गंध बहुत दूर बैठे पर भी हमारे तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो जब वायु में फैलेगा तो वायु क्या है, गतिशील है। तो उस कारण से क्या होता है कि वायु जब हमारे नाकों के पास से गुजरता है तो हमारे नाकों को स्मेल आता है इत्र का, ठीक है। तो इत्र क्या है, बहुत ही अधिक क्रियाशील, वाष्पीकरण की दर उसका क्या होता है, तेज होता है। तो वो अधिक क्रियाशील होता है, जिस कारण से क्या होता है कि वो उसका विसरण होता है और वो वायु में क्या होता है, फैल जाता है। इस कारण से क्या होता है कि हमारे नाकों तक उसका गंध बहुत दूर बैठे भी रहेंगे तो ही हम लोग वो गंध स्मेल करेगा, ठीक है। अगला नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि कणों को उनके आकर्षण के अनुसार, वो उसके बीच का आकर्षण कैसा है उसके अनुसार बढ़ते हुए क्रम में हम लोग को क्या करना है, सजाना है, लिखना है, ठीक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में चलिए उत्तर क्या हो जाएगा, कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार, ठीक है। अब इसको व्यवस्थित करना है, मतलब सबसे ज्यादा आकर्षण किस में होता है ना। तो उसका बढ़ते हुए क्रम में सजाना, मतलब सबसे कम किसका होगा, उसके बाद किसका होगा, उसके बाद किसका होगा। तो सबसे कम इसमें किसका होगा, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे कम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का। कैसे होगा बताते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद उसका हो जाएगा ऑक्सीजन के बाद हो जाएगा हमारा जल, उसके बाद हो जाएगा चीनी, ठीक है। तो ये हो जाएगा बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। समझ में आएंगे। अब कैसे होगा, तो वायु में ऑक्सीजन जो होता है, तो वायु है, तो वायु के बीच के कणों के बीच का आकर्षण बल क्या होता है, कमजोर होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आता है, जल। तो जल में भी हम लोग आसानी से हाथ पे मार सकते हैं, ठीक है। तो जल का आकर्षण बल क्या होता है,
वायु से अधिक और चीनी से कम, क्योंकि चीनी क्या है, एक ठोस है, ठीक है, चीनी क्या है, एक ठोस है, तो ठोस का आकर्षण बल क्या होता है, बहुत मजबूत होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल जो रहते हैं, कण जो रहते हैं, वो आपस में बहुत नजदीक रहते हैं, तो जिस कारण से उनके आकर्षण बल क्या होता है, बहुत अधिक होता है, और वायु का सबसे कम होता है, ठीक है।